दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनीता प्रधान जी, जो महिला आयोग की सदस्य रही हैं, समाज कल्याण बोर्ड है उसकी मेंबर रही हैं। अभी वो एक स्कूल चला रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों और लड़कियों को अब पढ़ने में मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जब उनके स्कूल डेज थे तो वो साइकिलिंग करती थी और नेशनल लेवल पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में भी कई चैम्पियनशिप वो जीती। अनीता जी जैसे लोग समाज के लिए एक प्रेरक हैं कि किस तरीके से वो जहाँ जैसा अवसर मिलता है वहाँ उस तरीके से समाज के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत अनीता जी आपका स्वागत है। थोड़ा सा पहले साइकिलिंग के दौर पे बताइए कि स्कूल डेज में कैसे आप साइकिलिंग करती थी, कहाँ कहाँ तक ये सफ़र चला? ये सफ़र काफ़ी लंबा था। सुबह 4 बजे अपना घर हम हर कीमत पे छोड़ देते थे। अच्छा। फिर मंडे ट्यूसडे जैसे हम आपके मोहनलालगंज तक जाते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वेडनेसडे थर्सडे हम लोग जाते थे बछरावा तक। इस तरह से चलते चलते सैटरडे का दिन रहता था हम लोगों को रायबरेली जाना है 80 किलोमीटर, और 10 बजे तक लखनऊ वापस आ जाते थे। अच्छा। मॉर्निंग में तो जब निकलते थे तो हर इंसान एक बार पलट के देखता था कि अरे लड़की है, साइकिल चला रही है। वहाँ पे एक मोहनलालगंज में मंदिर है जहाँ पे आज से 32-33 साल पुरानी बात हो गई। तो पंडित जी रोज इंतजारी करते थे हम लोगों को, मेरे लिए एक पेड़ा रख के। बाकी जो लड़के थे उनको अपना लड्डू वड्डू देते थे, हमको पेड़ा देते थे। कहते थे ये लड़की अकेली है। और कई बार ऐसा हादसा हुआ कि मरते मरते बच्चे भी हैं, क्योंकि ट्रक उस समय चलते थे सड़कों में ज़्यादा। बस यादगार पल है वो। तो कितने बजे यहाँ से लखनऊ से निकलती थी? सवेरे 6 बजे लखनऊ छोड़ते थे, 10 बजे लखनऊ में वापस जी। मतलब 4 घंटे में 160 किलोमीटर जा करके वापस आना। और स्पीड रहती थी अच्छी हम लोगों की साइकिल। कितने लोग रहते थे उस ट्रुप में? 9-10 लोग थे टोटल। अच्छा जी। तो ये सफ़र कैसे, फिर आपने प्रदेश स्तर पे कई प्रतियोगिताएं जीती? हाँ, स्टार्टिंग जब की थी एक YMCA के थ्रू हम लोग लखनऊ से दिल्ली गए थे साइकिल से। अच्छा। तो उसमें भी हर जगह जगह पे हमको सम्मानित किया गया, क्योंकि एक गर्ल्स में ऐसे थे जो हम सबसे आगे लीड कर रहे थे। और बस वहीं से ही स्टार्ट किया था साइकिलिंग की ज़िंदगी। फिर 3 नेशनल खेलने गए। एक बार हम लोग MP गए थे तो वहाँ के राज्यपाल जी ने हम लोगों को अपने साथ लंच करवाया था। और उत्तर प्रदेश में हमने इंडिविजुअल भी और टीम के साथ में भी चैंपियनशिप ली थी। तो बस ये कि हाँ, सुविधाएं कम होने के कारण तब साइकिलिंग का तो स्कोप आज भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इधर को ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज यूपी की भी एक पोजीशन अलग होती। और बाकी सब खेलों में तो किया जा रहा है, लेकिन साइकिलिंग का नाम नहीं आता है। अच्छा, आपने साइकिलिंग ही क्यों चुना था? बहुत सारे, कोई खास लगाव था साइकिलिंग से? अब पता नहीं, स्टैमिना ज़्यादा था। अच्छा। इसलिए कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई थकान नहीं लगती थी। 4 बजे से लेकर के कंटिन्यू, फिर उसके बाद आके अपना स्कूल जाना है, घर के भी काम करने हैं, सब नॉर्मल बिल्कुल जी। और जबकि हम लोगों की प्रॉपर इस तरह की डाइट नहीं थी। जिस तरह से हम देखते थे हमारे अंडमान निकोबार की लड़कियां आती थी, उनको 18-18, 20-20 अंडे की डाइट मिलती थी। तो यहाँ पे 20 रुपये 25 रुपये डाइट मिलती थी। बस चल रहा था। अच्छा जी। आपका जन्म तो पहाड़ों पे हुआ, कहाँ पे, और फिर कैसे लखनऊ कब आई आप? रानीखेत में मेरा जन्म हुआ था। फिर 3-4 महीने के थे तो मम्मी लोग हमको लखनऊ लेके आ गए थे। उसके बाद से लखनऊ में ही रह रहे थे। पिताजी मेरे आर्मी में रिटायर हुए, और उसके बाद से पिताजी भी जब रिटायर हो गए तो लखनऊ आ गए। फिर AMC स्कूल ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। अच्छा। फिर रिटायर हो गए तो अब तो खैर एज हो गई। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉलेज में हम थे। वहाँ से फिर हमने एक ही साल का किया था। मेरा DPED में एडमिशन हो गया था इलाहाबाद में। अच्छा। तो हम DPED करने चले गए। तो DPED करके वापस आए। फिर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई थी, मैरिज लाइफ वाली। उसी में ही हमने अपना MA कंप्लीट किया। अच्छा। फिर हस्बैंड को ये था कि एक स्कूल खोलना है, तो ज़मीन अपने पास थी ही, पुश्तैनी ज़मीन थी। तो उसी में एक बच्चों के लिए स्कूल खोला। अच्छा। क्या नाम स्कूल का? स्कूल का है माँ प्रेमा भगवती पब्लिक स्कूल। अच्छा।
ये 12th क्लास तक है? जी, अब ये सीबीएसई बोर्ड से है और 12th तक का है। अच्छा। बस अब बच्चों के लिए रहता है कि जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो हमने बहुत स्कूलों को देखा, तो जिस स्कूल का जो मेरे को बेस्ट लगा हम वो पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ में लेके आने के लिए। किस लिए कि वो इंटीरियर पे बच्चों को वो सब चीज़ मिले जो एक शहर का बच्चा पा रहा है। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट उनको उनके बिहेवियर, उनको बेस्ट टीचर, एक क्वालिटी देने की मेरी पूरी कोशिश है कि उनका भी। हमारे मलियाबाद में अभी जैसे कुछ बच्चे हमारे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अच्छा। तो कल जब मिले थे तो कहने लगे मैम अपने स्कूल का मलियाबाद का नाम रोशन करके आएंगे। हमने कहा बिल्कुल बेटा, आप लोग से उम्मीद यही है मेरे को। तो बस एक देखिए, हमको ये लगता है कि ज़िंदगी में इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकता। एक जिस जगह पे बैठा है उतनी ज़मीन नहीं लेके जा सकता, 1 रुपए का सिक्का लेके नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जितना आप करेंगे समाज के लिए या किसी इंसान के लिए, उसकी विशेष जरूर आपके साथ जाएंगी। जैसे जो सेवा है वही जाएगी साथ में। हाँ, बस ये सुनते थे ना कि मरने वाले इंसान की भीड़ बताती है पीछे कि वो इंसान का नेचर का कैसा था, कितना लोकप्रिय था। बस इतना ही चीज, इतना जानना इतना ही चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ज्यादा कुछ नहीं। बस यही चाहते हैं हम अपने बच्चों से भी, क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे साथ सहयोग करता है, स्कूल देख रहा है, तो वो अपने आज की डेट के हिसाब से जो भी है अपडेट वो उसको कोशिश करता है लेके आने के लिए। जी। तो आपको जहाँ जैसे मौके मिले सेवा के, वो आपने समाज के लिए किया। जी। आप राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं। हाँ जी। सब क्या अनुभव रहा उस समय और कैसे महिलाओं की मदद आपने की? उस समय पे 5000 केस, टोटल 9000 केस था। ये 96 की बात है? ये 92 नहीं 2000 की बात है। 2000 की? जी, 2002 की बात है। 2000 जिस समय गठित हुआ था आयोग, उस समय हम लोग ने स्टार्ट किया था। हाँ। जिस दिन पहली बार ऑफिस गए थे तो वहाँ पे एक हिंदी भाषा विभाग है, उनकी आई थी कुर्सी, वो भी टूटी हुई थी। तो वहाँ से हम लोग ने बैठ के काम शुरू किया था। हाँ। उसको हम लोग ने एस्टेब्लिश किया, बढ़िया बनाया। हाँ। तब उस समय 9000 टोटल केस था। हाँ। जिसमें 5000 केस अकेले हम हैंडल कर रहे थे। और कोशिश रहती थी कि किसी का घर टूटने से बच जाए। तो दोनों पार्टी को बुला के समझाना हो गया, उनका सुलह समझौता करा दिया। तो इस तरह से डील करते थे कि वो जिंदगी भर, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हमसे मिलने आते हैं कि मैम आपकी वजह से मेरा घर बच गया। तो बस ये सब चीज़ें खुशी होती हैं। और जब आपको मौका मिला समाज कल्याण के साथ काम करने को, वहाँ कैसे काम किया, क्या वहाँ उसमें तो देखिए ज़्यादा काम ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि एनजीओ चेक करनी है, आपको एनजीओ के थ्रू काम मिल रहा है। तो हम लोगों की बस खाली इतना ही है कि एनजीओ देखना है, काम उसमें चल रहा है प्रॉपर, जो आपको गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है तो वो पब्लिक तक पहुंच रही नहीं है, तो वो सब चीज़ें चलती थी। जी। अभी जैसे स्कूलों में देखा गया कि स्पोर्ट्स का क्रेज बीच में कम हो गया था, लेकिन फिर जब प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने जिस तरीके से इंकरेज किया बच्चों को, वो एक फिर से शुरू हो रहा है। तो आपको लड़कियों की क्या समस्याएं लगती हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, मेरे को आज ही आपको बताएं, आज पेपर में हमने पढ़ा था, आपके निर्देशक हैं शायद नवनीत सहगल भी सब, उन्होंने आज मलियाबाद में एक कुश्ती, उसका बॉक्सिंग के लिए गर्ल्स का वो बनाया है। अच्छा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसमें वहाँ पे जाके लड़कियां हमारे मलियाबाद में सीखेंगी, बॉक्सिंग सीख सकती हैं, उनके लिए एक रिंग बनाया है। तो इस तरह से सरकार को लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। इस तरह के कुछ ना कुछ नई नई स्कीमें लेके आनी चाहिए, और हम भी प्रयास करेंगे कि हमसे जितना बेस्ट हो पाएगा, चाहे सरकार से मदद लेकर के हो या अपने हैंड से जितना हो पाएगा, मैं कोशिश जरूर करूंगी हर एक बच्चे के लिए, और एक मलियाबाद के लिए नहीं। जैसे हस्बैंड का क्षेत्र तो पूरा लखनऊ और उन्नाव तक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जो जो हमसे मदद हो पाए हम जरूर सबके लिए करें। एक प्रमुख जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि भाई साहब राजनीति में शुद्ध रूप से हैं जी, और उनकी एक सहयोगी होने के नाते बहुत सारी आधी से ज़्यादा समस्याएं आपको निपटानी पड़ती हैं। कैसे इसको मैनेज करती हैं आप? स्कूल भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, उनके जो मिलने वाले हैं बहुत सारे लोग, उनसे एप्लीकेशन लेके कुछ आते होंगे, ये मदद चाहिए, वो उतना समय नहीं दे पाते या दिया, आप इसको कैसे बीच में मदद करती हैं? देखिए, पूरी कोशिश रहती कि
हम लोग ये जानते हैं कि अगर जो इंसान संपन्न है वो तो आपके पास आएगा नहीं, वो आएगा, बैठेगा, चाय पिएगा, चला जाएगा। जो दुखी होगा ना वो ही आपके पास तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो हमारे घर में स्पेशली कह रखा है कि उन लोगों के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं होंगे। और इसी तरह से हमारा कार्यालय गुलिस्ता कॉलोनी में है। तो मान लीजिए हस्बैंड नहीं भी हैं और मेरे पास एप्लीकेशन आ गई तो वहाँ से कार्रवाई हम सबसे पहले करवाते हैं। उनके लेटर बनवा देंगे, ये पहुँचेंगे, साइन करेंगे, या इनके बिहाफ में किसी का साइन है तो उसको साइन करा के सबसे पहले इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और रहा कि जैसे मान लीजिए किसी कारण से इन लोगों के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाते हैं तो उस जगह पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा बेटा भी जाता है, मेरा देवर भी जाता है। किस लिए कि जो इंसान हमसे जुड़ा है तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उनकी भावनाओं को हम कोशिश करते हैं कि ठेस ना पहुंचे। तो मेरा पहला इसलिए दायित्व रहता है उनके लिए काम करने का, क्योंकि उन्होंने इस जगह पे आज बैठाया है तो शायद जितना हमसे बन पड़े हमको करना चाहिए। कई बार आम पत्नियों को शिकायत होती है कि पति उतना समय नहीं देता, तमाम लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ ऐसा होता है? हाँ, ये तो खैर देखिए, अगर पॉलिटिक्स में इंसान आया है या उस लड़की की शादी हुई है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए हमेशा से फ्री रखा, क्योंकि आज तो चलिए नेतागिरी कर रहे हैं तो बड़े उसमें राजनीतिक में पहुंच गए हैं। पहले यूनिवर्सिटी में था तो हमको याद है आज भी वो लड़के जो हमारे पास आते रहते हैं कंटिन्यू, कि रात में 10-11 बजे आ रहे हैं कि भाभी बहुत तेज भूख लगी, हमने भी एक 5 किलो लीटर का कुकर भर के तहरी बनाई, सबने बच्चों ने खाई। वो बच्चे आज भी हमसे जुड़े पड़े हैं। तो पॉलिटिक्स में अगर किसी को एक लंबा कैरियर चाहिए और घर में सुख शांति भी बनी रहे, उसके लिए एक लेडी का महत्व बहुत रहता है। वो हेल्पिंग हैंड अगर नहीं बनेगी हस्बैंड की तो फिर पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज़ होगा, या तो घर में कलेश ही इंसान करता रहेगा या सुकून से इंसान पॉलिटिक्स कर पाएगा, काम कर लेगा। जी। तो हमने इस चीज़ के लिए इनको हमेशा फ्री रखा कि ठीक है, और क्योंकि अपनी भी ज़िंदगी चल रही है और हमको भी उन्होंने कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुका कि तुम ये ना करो वो ना करो। तो हमसे जितना बेस्ट हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। कुछ और आपकी हॉबीज़ हैं खाली समय में जो करती हो अगर मिल जाता? वैसे हमको कोशिश मेरी रहती है कि हम खाली ना बैठें, क्योंकि बचपन से था कि कुछ ना कुछ करते रहे। मान लीजिए अगर कोई भी मेरे पास काम नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि एक वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते रहें। जैसे आपने देखा होगा किनारे किनारे पे फ्लावर्स हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं। और बच्चों को हम इसीलिए अपना आर्ट एंड क्राफ्ट में हम बहुत से मटेरियल कि घर में तुम्हारे क्या चीज़ वेस्ट है उससे नई चीज़ बनाओ और बना के उसको सेल करो। ये हम अपने स्कूल में अपने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को करवाते हैं कि बेटा तुम लोग कभी तुमको किसी का मोहताज ना बनना पड़े, तुम नई नई चीज़ें बनाओ, उनको सेल करो। तो छोटे छोटा ठीक है अमाउंट जब बच्चों को मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। एक हम फेट लगवाते हैं तो उसमें हमारे बच्चों के हाथ के बने हुए सामान सेल होता है। तो उससे एक जब वो इनकम जनरेट करते तो उनको भी अच्छा लगता है कि भाई हमने पैसा कमाया। तो दोस्तों देखिए, अगर पति पत्नी एक साथ काम करते हैं और उनके बीच ऐसा एक तारतम्य होता है, सहयोग एक दूसरे को देते हैं, तो इसी तरह वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ महिलाओं लड़कियों से और आप कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि बेटा कभी तुम भी कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाओ कि माँ बाप की कभी बेइज्जती हो, कभी किसी के सामने झुको नहीं। लेकिन कहीं अगर ऐसी जगह स्थिति आ जाए कि घर टूट रहा हो तो थोड़ा सा झुकने में कोई बुरा भी नहीं। परिवार में माँ बाप का सबका सम्मान करो। और ऐसे ही एक लड़की के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है कि वो भी अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ सबका सम्मान करें। क्योंकि देखिए रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जरा सा झुकने पे जुड़ जाते हैं और थोड़ा सा ही विकराल रूप दिखाने पे टूट जाते हैं। तो दोनों ही हाथ से, कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो उसमें एक लड़की एक लड़के का रोल नहीं है, ये सबका है। घर में माँ बाप का भी ड्यूटी है कि भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपको बताएं, मेरे बच्चे छोटे थे तो उस समय कंप्यूटर में जब बैठते थे तो मेरी कोशिश रहती थी कि उनके उठने के बाद जिस समय हमने पढ़ाई की थी तो उस समय कंप्यूटर नहीं था, लेकिन हमने वो चीज़ को सीखा और उसको चेक करते थे कि कोई ऐसा तो नहीं कि बच्चे किसी गलत साइड को देख रहे हो। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी भी बनती है कि भाई बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको देखें, समझें, उनके दोस्त कैसे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं।
तो इतनी तो अगर वो उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी बना के रखेंगे तो कभी कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ख़ास तौर से जब सोशल मीडिया का ज़माना है बिल्कुल, कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ जी। बल्कि जो बच्चों के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका ये कहना है कि आप 3 साल से कम बच्चे को कभी भी मोबाइल मत दीजिए ना यूज़ करना, और 12 साल से कम बच्चे को कभी भी लैपटॉप या इंटरनेट यूज़ करने को न दीजिए। हाँ जी, ताकि उन बच्चों में इस तरीके की आदतें न पड़ सकें। शुक्रिया अनीता जी आपका, और बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका कि आप लोग इतने समय तक हमारे साथ बने रहे। ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको इसी तरह लोगों से मिलवाते रहेंगे जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आप भी उनसे कुछ सीख सकते हैं, और जैसे संभव हो उस हिसाब से आप खुद भी समाज को मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।